सभी को जय श्री कृष्ण। आइए आज हम सब मिल कर के और योग की इस महिमामयी योग यात्रा में मिल कर के हम सब प्रतिभागी बने। सबसे पहले आइए मिल कर के मंगलाचरण करते हैं, तत्पश्चात सत्र का आरंभ करते हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम मैं इंदौर में स्थित राजमाता अहिल्या योग केंद्र के समस्त जो भी कार्यकर्ता हैं, व्यवस्थापक गण हैं, सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया, यह अवसर दिया कि मैं भी इस मुहिम का एक हिस्सा बन पाया और आप लोगों के समक्ष, आप सबके समक्ष मैं आ पाया। योग यात्रा जो इन्होंने प्रारंभ करी, जो कई दिनों से चल रही है, तपन जी ने जैसा कि मुझको बताया कि हर दिवस जो है यह योग यात्रा चलती है और यह जो कार्य है, यह जो गंगा, जैसे भागीरथी जी ने गंगा जी को लाया था इस धराधाम पे, और उस गंगा जी को भागीरथी जी ने लाया था अपने पूर्वजों को तारने के लिए, लेकिन उस गंगा से पता नहीं कितनों का कल्याण हो गया, कितने उसमें जो है उस गंगा में आज भी लोग जो हैं, लोगों का कल्याण हो रहा है। और उन सब जो वो सब जो हैं पवित्र पावनी गंगा का आश्रय लेकर के सभी का कल्याण हो रहा है। तो ऐसी ही ये गंगा जो है, योग गंगा जो बहाई है आप सब लोगों ने, मुझे जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई और मेरे को मन में बड़ा आह्लाद हुआ, बड़ी खुशी हुई मुझे कि देखिए आज के समय में भी लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, लेकिन इस कलयुग में भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सतयुगी हैं और वो सतयुग युग जो है यहाँ पर आकर के सतयुग युग जो है कि गंगा बहा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मैं आह्लादित हूँ और बड़ी प्रसन्नता है कि बिना कोई स्वार्थ के और बिना किसी छल कपट के, बिना किसी निजी स्वार्थ के, और आप सब लोगों ने मिल कर के यह मुहिम उठाई है और मुझसे जो भी बन सकेगा तो आगे भी मैं जो है इसमें सेवा देता रहूँगा। और चलिए, हमने मंगलाचरण किया। पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है रंगनाथ शुक्ला, मैं जिला उमरिया का रहने वाला हूँ और मैंने सर्वप्रथम अपने गृह गांव से ही 8वीं पास किया। इसके बाद मैं मथुरा वृंदावन गया, वहाँ मैंने शास्त्री और आचार्य संस्कृत में किया। इसके बाद मैंने शिक्षा शास्त्री की, बीएड जिसको हम कहते हैं,
और शिक्षा शास्त्री करने के बाद पुनः मैंने पीजीटीसी किया। योग में मेरा इंटरेस्ट हुआ, हमारे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता हूँ मैं, और हमारे केंद्रीय विद्यालय में एक सर हैं, उनकी प्रेरणा से फिर मुझे प्रेरणा मिली और मैंने योग में कदम रखा, योग सीखा। और फिर मैं योग में भी मैंने डिप्लोमा प्राप्त किया, पीजी डिप्लोमा किया। और इसके अलावा भी मैं निःशुल्क योग कक्षा रोज़ जो है लगाता हूँ। अभी कोरोना काल में कक्षाएं मेरी बंद हो गई थी, जिसके चलते फिर अभी पुनः प्रारंभ नहीं हो पाई हैं। तो इसके पहले मैं प्रातः रोज़ 1 घंटा निःशुल्क योग कक्षा मैं भी लिया करता था, आप सबके आशीर्वाद से। और आज मेरा जो विषय है, यह विषय है मस्तिष्क के बौद्धिक विकास के लिए योग का स्थान। तो सबसे पहले कभी भी हम योग जब शुरू करते हैं तो एक शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, ये बड़ा विचारणीय बिंदु है कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए और अंत कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा शुरुआत है योग की, जब हम करते हैं, चाहे हम कोई भी योग करें अथवा किसी भी कार्य के लिए करें, किसी भी रोग के लिए करें, तो योग की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। तो सबसे पहले योग की शुरुआत होती है सूक्ष्म व्यायाम से। कि सबसे पहले जब हम दिन रात में जैसे सोते हैं और सुबह हम उठते हैं, तो हमारा जो तैयार शरीर रहता है वो तैयार नहीं होता है कि एकदम से आप योग करना शुरू कर दें और एकदम से आप कूदना उछलना शुरू कर दें, तो वो योग नहीं कहलाता। योग जो है समत्वम योग उच्चते, समत्वम योग उच्चते मतलब जो समानता है हर चीज़ों में, वही योग है। तो सब चीज़ों का तालमेल बैठाना, तो आपकी प्रकृति से, बाहरी वातावरण से, आपके जो अंदर का वातावरण है उससे आप जो तालमेल बैठाते हैं, वही तो योग है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना है, तो शुरुआत करनी है हमारी सूक्ष्म व्यायाम से। तो आइए हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे हो रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले दोनों पैरों को आपको खोलना है और दोनों पैरों को खोलने के बाद सामने की जो पैरों की उंगलियां हैं, इसको थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, तो ऐसे आपको करना है। और ये आपको 15 से 20 बार करना है। तो इससे आपका जो है, जो भी जोड़ है, जो भी ज्वाइंट है, उसमें जो भी ब्लॉकेज हैं, वो सब दूर होते हैं और आपका शरीर धीरे धीरे तैयार होता है योग करने के लिए पूरी तरह से। तो सबसे पहले आपको आगे पीछे उंगलियों को आपको करना है और ये आप 15 से 20 बार कर सकते हैं, है ना। और इसी तरह आइए हम करते हैं। इसके बाद जब उंगलियों की एक्सरसाइज हम कर चुके होंगे, फिर हमको पूरा ही पंजा आगे पीछे करना है। हमारे जो शरीर में रक्त संचरण होता है, उस रक्त संचरण की जो प्रभावशाली, जो अहम, जो आधारशिला है, वो है नसें। और ये जो नसें हैं जिससे खून, ब्लड सप्लाई होता है, और ये जो नसें हैं इससे हमारा पोषण भी सप्लाई होता है। और ये नसों में अगर ब्लॉकेज आ गई तो वहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। तो जिसने अपने शरीर की नसों को ठीक कर लिया, जिसने अपने शरीर की नसों को समझ लिया, तो उसका शरीर फिर कभी रोगी नहीं रहेगा। सबसे अहम बात यही है कि हमें अपने शरीर में जो ब्लड का फ्लो है, जो रक्त संचरण है, उसको बनाए रखना है। वह यदि गतिशील रहे तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जब हम ऐसे तनाव लेते हैं तो नसों में मूवमेंट होता है और उससे जो ब्लॉकेज है वो सब ब्लॉकेज खुलते हैं। इसके बाद आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते इसको आपको घुमाना है। कभी भी हम जब योग करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम दाहिने ओर घुमाते हैं, तो अगर हमने 5 बार दाहिने ओर रोटेट किया, घुमाया, तो फिर बाएं ओर भी आपको 5 बार जो है घुमाना है। मतलब आपको ये नहीं कि एक हाथ तो आपने, एक बार तो आपने 5 तरफ घुमा दिया और फिर आप दूसरी तरफ आप एक ही बार घुमाएं, क्योंकि रोटेट जितना आप दायां मोड़ेंगे उतना आप बायां मोड़ेंगे, जितना आप बायां मोड़ेंगे उतना आप बायां मोड़ेंगे। दोनों तरफ से समत्वम योग उच्चते जो कहा गया है वो यही है कि आपको समता रखनी है, सब चीज़ों में आपको समता रखनी है। तो
क्लॉकवाइज आपको घुमाना है और इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, और ये बहुत ज़रूरी है। हम योग में कुछ भी करते हैं, लेकिन सबसे जो शुरुआत है वो हम नहीं करते हैं। हमें शरीर को तैयार करना योग करने के लिए, और उसके लिए सबसे जो प्रथम जो अभ्यास है वो यही है, सूक्ष्म व्यायाम। और इसको हर व्यक्ति को सुबह करना चाहिए, और इसको करने के बाद हमारा शरीर उस लायक बनता है, तैयार होता है कि हम योग को अच्छी तरह से कर सकें। आइए, इसके बाद आपको थोड़ा पैरों को, ये घुटने के लिए होता है, इसको आपको पैरों को थोड़ा सा ऐसे करना है, पटकना है हल्का सा ऐसे। और बड़ा ही सहज महसूस होता है। और जब आप ये सूक्ष्म व्यायाम कर रहे होते हैं, खासकर ये वाला जो अभी मैं कर रहा हूँ, तो आपको अंदर से एक हल्कापन, एक बड़ा आनंद का अनुभव होता है। और ये आनंद का अनुभव आपको तभी हो सकेगा जब आप मोहमय निद्रा को छोड़ेंगे और इस अमृत वेला में आप उठ करके और ये अभ्यास करेंगे। योग करने का सबसे सुंदर समय प्रातःकाल ही होता है। किसी को यदि ऐसी दुविधा है, किसी की ड्यूटी है, अथवा किसी कोई परेशानी है कि सुबह वो टाइम नहीं दे सकता, तो सायंकाल भी योग किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको दोनों हाथों को, पंजों को जोड़ लेना है और आपको फिर ऐसे थोड़ा घुमाना है। शरीर के साथ आपको जबरदस्ती नहीं करना है। योग में एक बहुत बड़ी बात है, लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के योग करना शुरू कर देते हैं। मेरा आग्रह है आप सबसे कि जो भी योग करें अपने सदगुरु के मार्गदर्शन में करें, अपने मास्टर के, अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में करें, क्योंकि योग भी एक कला है। योग भी एक ऐसा ज्ञान है जिसको आप वीडियो के सहारे नहीं सीख सकते, क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म ज्ञान रहता है वो आपको एक गुरु ही बता सकता है। तो योग में सबसे बड़ी बात की जल्दबाजी आपको नहीं करना है और शरीर से आपको छेड़खानी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपका शरीर इतने में कंफर्टेबल नहीं है, आपका शरीर इतना नहीं ले रहा, तो जितना आपका शरीर कहे आप उतना ही योग करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप, क्योंकि 2-4 दिन तो आप योग करेंगे, फिर इतना ज़्यादा कर लेंगे, कहीं आपका बैक पेन शुरू हो जाएगा, कहीं कोई और समस्या शुरू हो जाएगी, और फिर आपको योग में जो रुचि है वो खत्म हो जाएगी और अरुचि हो जाएगी। तो फिर आप योग से पीछे भागेंगे और फिर आप कहेंगे कि योग से कुछ होता नहीं है। योग से सब कुछ होता है, लेकिन सही मायने में करना चाहिए। इसके बाद हम ऐसे करना है आपको, श्वास छोड़ते हुए। पुनः आपको अपने पैर की जो जांग मिलाकर के इसको आपको, पंजे को ऐसे रखना है और इसको आपको यहाँ धरती से टच करना है और फिर आपको ऐसे छाती से टच करना है। और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप बनाइए। कई लोग तो ऐसे रख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे रखना नहीं है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है और फिर आपको इसको
योग जब भी हम करते हैं तो श्वासों पे हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। कब श्वास आपको लेना है, कब आपको इनहेल करना है, कब आपको एक्सहेल करना है, कब आपको श्वासें भरनी है, कब आपको श्वासें छोड़नी है, कब आपको श्वास तेज लेनी है और कब आपको श्वास धीम लेनी है। ये भी एक विषय है, सूक्ष्म विषय है। तो जब हम इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो हम श्वासों को भरते हैं, और जब नीचे की तरफ करते हैं तो हम श्वासों को छोड़ते हैं। इसी प्रकार से एक पैर होने के बाद दूसरे पैर को भी आपको ऐसे ही करना है। मैंने कहा था कि योग मतलब समत्व, और समत्व का मतलब कि जो भी आप करें, यदि दाहिना पैर आपने 4 बार किया तो बाएं पैर को भी वही मूवमेंट आप 4 बार करें। यदि पीछे तरफ आप झुके हैं तो आगे तरफ भी उतना ही झुके। तो हर में आपको बैलेंस बनाना है। और ये सूक्ष्म व्यायाम यदि आपने कर लिया तो आपका पूरा दिन इतना सुंदर जाना है। आप जिस भी काम में लगेंगे आपका काम इतनी सरलता से होगा, थकान तो आपको होगी ही नहीं, और आप रेगुलर कितने भी टाइम तक काम कोई भी कर सकते हैं। क्योंकि 2 चीजें होती है, मन में इच्छा होती है कि हम कोई काम करें, लेकिन शरीर हमारा साथ नहीं देता। कुछ देर हम तो करते हैं, इसके बाद हमारा काम करने का मन फिर करता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। तो उसके लिए जरूरी है हमको योग करना। अगर आप एक अच्छे सुबह योग करते हैं सुबह रोज, तो ये पक्का है कि आप पूरे 24 घंटे में अगर 1 घंटे भी योग को देते हैं तो आप उन 23 घंटों का सही मायने में लाभ ले सकते हैं। ये बात पक्की है। आइए अब जो है हाथों की तरफ, हाथों का पंजा ऐसे पूरा खोल लेंगे सामने, और इसके बाद आपको हाथों को मुट्ठी बांधना है कस के, फिर छोड़ना है। और ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, जो वृद्ध है, जो सियाने हैं वो भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं है कि छोटे बच्चे हैं तो नहीं कर सकते हैं, इसको सभी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ योग ऐसे भी हैं, कुछ आसन प्राणायाम ऐसे भी हैं जिनको बहुत छोटे बच्चों से नहीं कराते और वृद्धों करने को ही मना करते हैं, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम सबको ही कर सकते हैं, और शुरुआत योग की यहीं से होनी चाहिए। इसके बाद आपको मुट्ठी बांध लेनी है और आपको घुमाना है। और जितनी बार आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे उतनी बार आपको एंटी क्लॉकवाइज भी आपको घुमाना है। आपको समानता रखनी है, आपको दोनों तरफ ध्यान देना है। अगर आपने 5 बार दाएं मोड़ा है तो फिर 5 बार आपको बाएं भी मोड़ना है, तभी वो योग का सही मायने में कह सकते हैं कि आपने योग को समझा है। देखने में तो ये आसन जो हम कर रहे हैं इसमें लगता है कि हो ही क्या रहा है, लेकिन जब इसके आप विज्ञान में जाएंगे तो आप ये समझिए कि आपकी जितने भी जॉइंट हैं, जैसे ये हाथों में यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, ये सब जॉइंट में जो ब्लॉकेज आ रहा है ये सब ब्लॉकेज आपका खुल जाएगा।
और फिर आप जब योग करेंगे, आप कोई भी योग करिए, तो आपको योग करने का सही फायदा हो पाएगा, क्योंकि अब आपका शरीर तैयार होगा योग करने के लिए। इसके बाद आप गर्दन को बड़े ही आहिस्ते आहिस्ते आपको रोटेट करना है, बड़े ही आहिस्ते आहिस्ते आपको रोटेट करना है, और जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से आपको सहजता के साथ, कि जैसे खुद ही हो रहा है, आप कर नहीं रहे हैं, ये खुद ही हो रहा है, ऐसे बड़ी सहजता के साथ आपको रोटेट करना है। और जितनी बार आपने दाहिने घुमाया, उतनी बार ही आपको उल्टे क्रम में भी घुमाना है। इसके बाद थोड़ा सा आपको कानों को खींचना है। देखिए, ये जो ईयर होते हैं, ये हमारे जो है सेंस है जो होते हैं, ये डायरेक्ट मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। तो जिसका भूलने की बीमारी है, जिसका दिमाग बहुत कम चलता है अथवा बहुत जल्दी चीज़ों को सोच नहीं पाता, तो उसकी एक एक्सरसाइज ये भी है कि आप जो है कानों को, ये जो कानों को आपको थोड़ा थोड़ा रोटेट घुमा खींचना है, और इसको आप नीचे तरफ ऐसे खींच सकते हैं, और यहाँ इसको ऊपर तरफ आप ऐसे खींच सकते हैं। तो आपको ऐसे कानों को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसे आपको करना है। आइए, इसके बाद आप सब जानते ही होंगे, ये तितली आसन है, और ये जरूर करना चाहिए। इससे आपकी जो जांघें हैं, ये जो आपके जोड़ हैं, एक जोड़ ये है, एक जोड़ ये है, पूरा तो जोड़ का ही खेल है, नसों का ही खेल है। तो इसको आप थोड़ा देर जरूर करें। इसको करने से भी आपको जो है बड़ा रिलैक्स मिलेगा, और शरीर के लिए बड़ा लाभकारी है ये। इसको तितली आसन कहते हैं हमारे योग में, और वैसे बटरफ्लाई भी कहते हैं। जो आप कहें वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि आपको करना ज़रूर है।
आइए, इसमें भी जब आप प्रारंभ करते हैं योग में कोई भी चीज़, तो पहले आप धीरे धीरे ही शुरू करें, शनै शनै शुरू करना है आपको। जितना आपसे हो पा रहा है, पूरा जा पा रहा है पूरा करिए, नहीं जा पा रहा है थोड़ा थोड़ा करिए, इतना हो रहा है इतना करिए, इतना आपसे हो पा रहा है। शरीर को आपको दबाव नहीं लगाना है, शरीर पे आपको वजन नहीं डालना है, शरीर से जबरदस्ती आपको जो है योग करवाना नहीं है। आपको इस लायक ऐसा शरीर को ऐसा कर देना है कि आपका शरीर खुद स्वतः योग करने लग जाए। और उसके लिए है कि अभ्यास अभ्यास और मात्र अभ्यास। तो धीरे धीरे आइए करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम की विधियां हैं जो करके हम अपने योग की शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मस्तिष्क के लिए क्या जरूरी है। तो मस्तिष्क जो हमारा है वो राजा है, हमारा जो मस्तिष्क है वो राजा है। और पूरा जो शरीर है, हमको लगता है कि हमारा हाथ अच्छा हो जाए, पैर अच्छा हो जाए, शरीर अच्छा हो जाए, हम सबके लिए सोचते हैं, लेकिन हम सोचते किसके लिए नहीं है, मस्तिष्क के लिए। और मस्तिष्क ही हमारा राजा है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को छूते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमको लगता है कि आंखें देख रही हैं, लेकिन आंखें नहीं देख रही। आंखें मात्र देख करके वहां तक भेज रही हैं, हमारे माइंड तक उस चीज़ को भेज रही हैं, और उसको जो याद रखने की प्रोसेस है, उसको जो समझने की प्रोसेस है, तो ये एक उपकरण है, ये इनपुट है। लेकिन मेन जो हमारा वर्क कर रहा है वो कर रहा है माइंड। और माइंड ही है कि जैसे मान लीजिए कि कई लोगों को आपने देखा, कभी एक्सीडेंट हुआ अथवा कोई दुर्घटना हुई, तो उनका याददाश्त चली गई, और याददाश्त चली गई तो क्या हुआ, वही माता पिता, वही भाई, वही बहन, लेकिन जब याददाश्त चली गई तो आंखें तो वही है ना, देख पा रही हैं कि हाँ ये सामने लड़का खड़ा है, ये लड़की खड़ी है, ये औरत खड़ी है, लेकिन फिर भी पहचान नहीं पा रहे। तो अगर आंखें देखती, आंखें समझती, तो फिर याददाश्त क्यों जाती। तो कहने का मतलब ये कि हम जो भी कार्य करते हैं, हम पानी पीते हैं, हम गिलास उठाते हैं, पानी पीना शुरू करते हैं, तो जितनी हमको प्यास लगती है हम उतनी ही मात्रा में गिलास को घुमाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे उड़ेल देते हैं, पूरा हम नहला दें पानी से। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा जो दिमाग है वो हमको जो है आउटपुट देता है कि इतना ही हमको करना है। तो हमारे हर मूवमेंट का जो हिसाब रखता है, जो चलायमान रखता है, वो है मस्तिष्क। और इसीलिए कहते हैं भैंस बड़ी होती है, जो है कि बुद्धि बड़ी होती है, तो कहते हैं बुद्धि बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि भाई बुद्धि से जो है ही हमारा शरीर विकसित होता है, और हमारे शरीर में क्या करना है, कैसे करना है, इन सब का ज्ञान होता है। इसलिए मेरा मानना है कि मैं चूँकि टीचर भी हूँ और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि तरह तरह के बच्चे आते हैं, वैयक्तिक भिन्नताएं रहती हैं बच्चों में, और फिर मैं बच्चों को देखता हूँ कि इनका बौद्धिक विकास कैसे तेज किया जाए, और कैसे इनको पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा जाए। तो मेरा इस पे बड़ा जोर रहता है कि मैं बच्चों को क्या कर दूं, मेरा मन रहता है मैं क्या सीखूं और क्या सिखा दूं कि जो मेरे बच्चे हैं वो ऐसा पढ़ें कि एक बार पढ़ लें तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। मतलब हर चीज़ उनको जल्दी याद हो जाए, बुद्धि का विकास जल्दी हो, समझें चीज़ों को जल्दी। तो उसके लिए जो मैंने अध्ययन किया और जो मैंने जाना, तो एक बड़ी बात है कि आपको जो ऑक्सीजन है, जो प्राण है, जिसको हम प्राण कहते हैं, ऑक्सीजन है, ये आपको जिस प्रकार से आपको यहाँ लगनी है, शरीर में लगनी है, उस प्रकार से आपको मस्तिष्क में भी आपकी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जो हमारा मस्तिष्क होता है, आप जान रहे हैं कि ये जो हमारा मुखमंडल है, इस मुखमंडल में ये ऊपर जो है खोपड़ी है,
और इसको हम कपाल कहते हैं, है ना, इसको हम कपाल कहते हैं। और इस कपाल के अंदर सुरक्षित अंदर हमारा ब्रेन है, इस कपाल के अंदर सुरक्षित हमारा ब्रेन है। सबसे जो पहला भाग है ये ऊपर का, उस जो है खोपड़ी के बाद, और ये जो है ये जो खोपड़ी के बाद जो भाग है यह अग्र मस्तिष्क है, और 66% जो है कार्य जो है ये करता है। इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क, और इसके बाद है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क हमारा इधर होता है, थोड़ा सा ब्रेन जो है यहाँ रहता है, वो ढका बहुत नहीं रहता है, इसीलिए इसको कुछ लोग कहते हैं छोटा मगज है, और कई लोग कहते हैं यहाँ नहीं मारना चाहिए। तो ये बात सही है कि जो हमारा मस्तिष्क है, तो जो अग्र मस्तिष्क है वो तो यहाँ ढका हुआ है, लेकिन जो पीछे का भाग है, ये जो पीछे का भाग है ये ढका हुआ नहीं है बहुत, इसीलिए यहाँ पे किसी बच्चे को मारना नहीं चाहिए। कोई गुस्सा होकर के बच्चों को जब मारते हैं तो सीधे यहाँ मारते हैं। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ सही वस्त्र जो है पश्च मस्तिष्क रहता है, और इसका जो है यदि यहाँ पे अगर आप चोट करते हैं तो बच्चे पे बहुत प्रभाव इसका पड़ता है। तो आपको जो मस्तिष्क है उसको आपको ऑक्सीजन देना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए सबसे जो है एक अहम और ज़रूरी जो हमारा योग है उसमें हम कहते हैं प्राणायाम। तो आइए प्राणायाम की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो प्राणायाम है, प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति, आज मैं प्राणायाम बताने जा रहा हूँ। कपालभाति प्राणायाम करना है आपको, सुख आसन में बैठ जाना है अथवा पद्मासन बैठ जाना है, जो आपकी सुविधा हो। और फिर इसके बाद जो है आपको बैठ करके ये ऐसी मुद्रा, ये मुद्रा बना लेना है, और जो है मुद्रा बनाने के बाद आपको श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है, और आपको जल्दबाजी नहीं करना है। आपको शुरुआत में जो भी हम योग करते हैं तो सबसे शुरुआत में हमको शनि शनि कार्य करना है। फिर जब हमारा अभ्यास बढ़ जाए, जब हमारा स्थिरता बढ़ जाए, तब हम उसको तेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे और जो है कपालभाति जो है करने हम जा रहे हैं। आइए। अब इस कपालभाति प्राणायाम में आपको सावधानियां क्या रखनी है, पहले तो हम ये समझते हैं। सावधानी आपको ये रखनी है कि कभी भी आपको, जब आप योग में प्राणायाम करते हैं तो एक हो जाता है पार्ट आसनों का और एक हो जाता है पार्ट प्राणायाम का। जब हम प्राणायाम करते हैं, चाहे वो कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, भस्त्रिका हो, या अथवा कोई भी, तो हमको ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और यदि आप शाम को भी, कई लोग योग शाम को भी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन खाने से कम 4 घंटे का तो टाइम इसके बाद होना ही चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा करें 5 या 6 घंटे का तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी जो कपालभाति है वो अगर आप थोड़ा भी खाए हैं और अगर आप कपालभाति करेंगे तो आगे चल के आपको समस्या आने वाली है। तो आपको खाली पेट करना है, इस बात का आपको ध्यान करना है। और जब आप श्वासों को छोड़ते हैं तो आपको इसमें झटका देना है, लेकिन इसमें झटका भी आपको अपने शरीर क्या आपका कह रहा है उसके हिसाब से। आपको ऐसा नहीं कि कहीं आपने देखा बहुत जल्दी जल्दी उस वो कर रहा है सामने वाला, तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कि आप बहुत धीम धीम कर रहे हैं। आपका शरीर खुद आपको एक मैसेज देता है, आपको बताता है कि हाँ ये ठीक है। और आपको जब समझ में आया कि हाँ ठीक है, तो उतनी मात्रा में, और फिर आपको एक समानता रखनी है। और कम से कम आपको एक बार शुरू करना है तो 25 से 30 बार आपको जो है श्वासें बाहर छोड़नी है, तो वो एक क्रम होगा। और ऐसे करके आपको 3-4 क्रम करने हैं। और जो गहरी बीमारियां होती हैं इसके लिए हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 4 जो है क्रम करने हैं, और एक क्रम में आपको जो है ऐसे करना है। तो ये आइए एक बार और इस कपालभाति का जो है अभ्यास करते हैं।
ये आपके मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी है। साथ ही जिसको भूख नहीं लगती है, पेट की समस्या जिसको है, जिसको मोटापा है, तो इन सब बीमारियों के लिए भी ये जो है योग जो है काम करता है, कपालभाति काम करता है। इसके बाद हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। आइए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। तो अनुलोम विलोम का पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि अनुलोम और विलोम का मतलब क्या होता है। तो सीधा और उल्टा, उल्टा और सीधा, कि एक प्रक्रिया आपको दाएं से बाएं और फिर एक प्रक्रिया आपको बाएं से दाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दाहिना जो नासा छिद्र है इसको आपको दबाना है, और जो बायां नासा छिद्र है इससे आपको श्वास लेनी है। तो आपने पहले श्वास लिया आपने, और फिर आपने इसको दबा लिया, और फिर अब आपने श्वास तो यहां से ली थी, तो अब छोड़ेंगे कहां से, तो यहां से। अब जहां से आपने छोड़ा वहीं से दोबारा आपको श्वास भरना है। तो अनुलोम विलोम का इतना सही अर्थ है। हमारे संस्कृत में हमारी जो भी भाषा संस्कृत इतनी अच्छी, इसमें यथा नाम तथा गुणा, यथा गुणा तथा नाम, जैसा गुण है वैसा ही नाम रहता है। तो अनुलोम विलोम जैसा नाम ही है कि सीधा उल्टा, दाया बाया, आप जो भी समझें अपनी भाषा में, कि आपको दाएं नाक से श्वास लेनी है, फिर इसके बाद बाएं श्वास से नाक लेनी है, फिर आपने बाएं से ली, फिर आपको दाएं से लेनी है। एक बार आपने दाएं से छोड़ा तो फिर आपको बाएं से छोड़ना है, एक बार बाएं से छोड़ा तो फिर आपको दाएं से छोड़ना है। तो इसका जो है अभ्यास आप करना है, और इसमें भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको आराम आराम से करना है। और श्वास जो आप भर रहे हैं तो प्रयास करें जितने आप आराम से श्वास लें और जितने आप आराम से श्वास छोड़ें। फिर जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो गति अपने आप बढ़ेगी, आपको बढ़ाना नहीं पड़ेगा, गति अपने आप बढ़ेगी। बस आपको प्रयास करना है कि शुरुआत करना है। शुरुआत जो व्यक्ति कर दिया फिर बाकी चीज अपने आप ही सुधरते चली जाती। जैसे कोहरा होता है और कोहरा में हम कुछ दिखाई नहीं देता, तो कहते हैं कैसे करें, तो कहते हैं या तो कोई एक्सपर्ट व्यक्ति हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो, जानकार ट्रक वाला कोई ऐसा होता है कि चलाता चला जाता है तो पीछे पीछे उसके सहारे में चल देते हैं, अथवा कि जहां तक दिख रहा है वहां तक चलें, तो फिर आगे का फिर थोड़ा देर दूर का फिर दिखेगा, फिर चलेंगे फिर थोड़ा दूर का। इसी प्रकार जब आप अभ्यास को शुरू करते हैं, योग को आप शुरू करते हैं, तो आपके अंतरात्मा से खुद फिर एक आवाज निकलती कि अब हमको कैसे करना है। फिर आपको इसकी भाषा समझ में आने लग जाती है कि हाँ हमारा शरीर इससे ज्यादा नहीं कर पा रहा है, इससे ज्यादा नहीं सह पा रहा है, मेरे को यहाँ पे इससे दिक्कत हो रही है, मेरे को ऐसा करना चाहिए। फिर आपको स्व अनुभूति होती है, स्वयं में आपको ज्ञान होता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है। तो आइए एक बार मिल करके और अनुलोम विलोम का जो है अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से आपको अनुलोम विलोम का जो अभ्यास करना है। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, मस्तिष्क की जो व्यायाम है, जैसे हम शरीर का व्यायाम करते हैं तो हम हाथ पैर चलाते हैं, हम दौड़ते हैं, हम गति योग करते हैं, इसी प्रकार से जो मस्तिष्क का जो व्यायाम है वो होता है ध्वनि। और जो ध्वनि है, जैसे 4 प्रकार की वेव होती हैं, तरंगे होती हैं, और अल्फा वेव हम कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो इसी प्रकार से तरंगे जो होती हैं जो हमारे मन को शांत करती हैं, मस्तिष्क की जो ऊर्जाओं को ऊर्जा देती हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो प्राणायाम है मस्तिष्क के लिए वो है भ्रामरी प्राणायाम। कुछ नहीं करना है आपको, आंख जो है
ऐसे। और आपको नासा, ये जो कान के जो छिद्र हैं, और बहुत दबाना नहीं है, हल्के से आपको ऐसे जो है, जो बाहर के छिद्र हैं उनको हल्के से आपको ढकना है ऐसे। और आप जो है एक नासा छिद्र के पास और जो है एक मुंह के पास, और श्वास आपको भरनी है। और श्वास भरने के बाद फिर आपको, और जो है जैसे भौरा गुंजायमान करता है, ऐसे आपको गुंजन करना है। और ये जो गुंजन है, ये जो कंपन है, ये एक व्यायाम है मस्तिष्क के लिए। और ये भ्रामरी प्राणायाम आपको किसी प्रकार की भी ऐसी समस्या आ रही है, जैसे मान लीजिए कि आपको भूलने की बीमारी है, आपको तनाव बहुत रहता है, स्ट्रेस बहुत आप लेते हैं, अथवा आपको सिर दर्द बना ही रहता है, तो दिमाग की जितनी भी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, मस्तिष्क की जो भी प्रॉब्लम है, उन सब का एक ही सोल्यूशन सबसे अच्छा ये है कि आप भ्रामरी नृत्य करें। और यदि आप भ्रामरी नृत्य करेंगे तो 101% पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो समस्याएं हैं वो ना ही धीरे धीरे कम होना शुरू होंगी, बल्कि आपकी समस्याएं बिल्कुल मिट जाएगी। और एकाग्रता के लिए, जिसको नींद नहीं आती, बहुत से लोगों से मैं मिला, उन्होंने कहा कि आचार्यवर मुझको तो नींद ही नहीं आती है, तो भ्रामरी करने से आपको इसमें भी लाभ मिलेगा। तो आइए भ्रामरी करते हैं। आपने ऐसे पोस्टर बनाया, इसके बाद आपको सांस भरनी है और गुंजन करना है। और आपको धीरे धीरे आँखों को खोलना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। योग में आप हमेशा प्रयास करें कि आप जल्दबाजी नहीं करें, आप कोई भी काम आराम आराम से करें। और यदि आप आराम आराम से करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ होगा। और ब्रेन में इससे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और ये जो ध्वनि होती है, जो कंपन होती है, इससे भी जो है आपको बड़ा ही लाभ मिलता है। इसके बाद जो है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत ओमकार को कहा जाता है, और इसका वेदों में, शास्त्रों में बड़ा महत्व है। और उद्गीत का उच्चारण, ओमकार का उच्चारण करके योग करना ही उद्गीत योग कहलाता है, अथवा उद्गीत प्राणायाम कहलाता है। इसमें हमको सुखासन में बैठना होता है, जैसे आपकी सुविधा हो। आप पद्मासन बैठ सके, अर्ध पद्मासन बैठ सके, अर्ध पद्मासन के नहीं बैठ सकते तो आप सुख आसन में, जैसा आप बैठ सके, नॉर्मल आपको बैठना है। यहाँ पे जो मुद्रा रहेगी, मुद्राओं का ही बड़ा महत्व रहता है। तो ये मुद्रा जो रहेगी आपकी, ऐसी मुद्रा आपको बना के बैठनी है, और आपको गहरी श्वास भरनी है, और फिर ओमकार का आपको उच्चारण करना है। तो गहरी श्वास एक बार भरेंगे। तो इस प्रकार से आपको उद्गीत प्राणायाम करना है मस्तिष्क के लिए।
भ्रामरी प्राणायाम करना है, कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम करना है। और एक बहुत अच्छा प्राणायाम है जिसको मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्यों हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है, हाँ सब कुछ है लेकिन हंसी नहीं है, तो एक हास्य योग हम करना चाहिए, और जिससे अपने आप में बड़ी आपको सरलता और बड़ा आपको करने के बाद बड़े अच्छा आपको महसूस होगा। तो एक बार हाथ दोनों हाथों को उठा करके और आपको हंसना है। तो कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि ये तो नकली हंसी है। देखिए हंसी नकली और असली नहीं होती है। जब आप चार लोगों के बीच में बैठेंगे तो आपको अलग ही हंसी आएगी, अकेले बैठेंगे तो अलग हंसी आएगी, और जब 6 लोग बोलेंगे तो अलग ही हंसी आएगी। सबका जो वॉल्यूम रहता है उसका भी थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। तो हंसे जरूर, और अपने जीवन में इसको हंसे चलते फिरते उठते बैठते। बात बात में जो आदमी नाराज हो जाता है, बात बात में तो आदमी टेंशन ले लेता है, इसको आपको नहीं लेना है। जो होना है उसको आप हटा नहीं सकते, दूर नहीं कर सकते, और जो नहीं होना है उसको आप भी नहीं मिटा सकते। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में है सत्कर्म। कर्म करना आपके हाथ में है और सत्कर्म करना आपके हाथ में। आप वो कीजिए और सात्विकता से रहिए, तो जो है सब प्रकार से प्रभु मंगल करेंगे। कुछ आसन की भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वृक्षासन की चर्चा कर लेते हैं। मस्तिष्क के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको सीधे खड़े होना है ऐसे, और फिर आपको ये जो पैर है कि इसको आपको यहाँ पे लगाना है, और फिर आपको धीरे धीरे हाथों को ऐसे ऊपर ले जा कर के ऐसे करना है। ये वृक्षासन कहलाता है। और इस वृक्षासन का ही बड़ा लाभ है। इस वृक्षासन को करने से आपको फोकस होता है पढ़ाई में, धैर्य, आपका हौसला बढ़ता है, लगन बढ़ती है। और इसको आप जितने 1 मिनट या 60 सेकेंड जितना भी आप कर सकते हैं शुरुआत में करें, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाएं। फिर आपको ऐसे ही धीरे धीरे हाथों को जो है ऐसे लाना है नीचे, और फिर आपको धीरे से आपको ये करना है। और इसके बाद जब एक पैर से किए तो फिर दूसरे पैर से भी आपको ऐसे ही जो है करना है, उसमें भी आपको ऐसे करना है और आपको ऐसे। एक ताड़ासन है, ये भी बच्चों के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे आपको रहना है, धीरे से आपको हाथ को ऊपर लेके जाना है, दोनों को ज्वाइन करना है, ऐसे करना है, और एड़ियों से आपको उठाना है, ऐसे आपको उठाना है। ये ताड़ासन, ये भी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है, और इससे भी बच्चों को बहुत ही लाभ होता है। और फिर धीरे से नीचे, और फिर ऐसे, और फिर आप ऐसे धीरे से ले आ सकते हैं। तो ये 2 आसन जो है आपको करने हैं, प्राणायाम करना है, और मस्तिष्क में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑक्सीजन जाए, इसके लिए आपको अनुलोम विलोम करना। आज जो आप करने लग गए तो ये मान लीजिए कि जो आपको याद नहीं होता, या कोई भी समस्या है अथवा कोई भी आपको परेशानी है, तो बुद्धि के समस्त रोग जो है, ब्रेन के समस्त रोग जो है, भ्रामरी करने से, उद्गीत करने से और अनुलोम विलोम करने से निश्चित रूप से जो है अच्छे होते हैं। और इसी के साथ में पुनः एक बार इस सत्र के समापन के समय में योग माता अहिल्या योग केंद्र इंदौर और उनके समस्त जो भी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इतनी लगन से और यह इस कार्यक्रम को चलाया है, और जिस प्रकार से भागीरथी जी ने गंगा बहाई, और उस गंगा वो तो बहाए अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, लेकिन पता नहीं कितनों का उद्धार हो गया। इस प्रकार से आप सब ने मिलकर के ये सरल जो योग गंगा जो आपने बहाई है हमारे मध्य प्रदेश में, सौभाग्यशाली है मध्य प्रदेश, जहाँ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जो बिना छल के, कपट के, बिना स्वार्थ के और लोगों के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए इस तरह की मुहिम जो है चलाते हैं। और धन्य मध्य प्रदेश और धन्य मैं कि मुझे भी आज आप सबकी जो है कृपा से यह अवसर प्राप्त हुआ कि मैं भी अपना अंशदान दे पाया, और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, और हृदय से मैं जो है धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। पुनः सभी को प्रणाम करते हुए, सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर कहे जाते हैं उनको प्रणाम करते हुए, और इस सत्र का मैं अब जो है समापन कर रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री राधे।